परवा देश की में आज का शब्द है राजनीति, और वो इसलिए है क्योंकि राजनीति शुरू हो गई है अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर के। आज शाम तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल अपने घर पहुंच गए। जेल से निकलकर रोड शो किया, फिर अपने घर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें आज सुबह ही जमानत मिली तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से सही था, इसीलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। अब मेरी ताकत, मेरा जज्बा 100 गुना बढ़ गया है। घर पहुंचे तो मां ने दरवाजे पर आरती उतारी, पिता ने स्वागत किया, पत्नी और बेटी तो तिहाड़ से ही साथ में थी। घर पर परिवार के अलावा उनकी पूरी की पूरी पॉलिटिकल टीम भी मौजूद थी, जिनके साथ अरविंद केजरीवाल ने आगे की राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी। चुनावी मौसम भी है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहां कैंपेन जोरों शोरों से चल रहा है और अरविंद केजरीवाल भी जल्द उसका हिस्सा बन जाएंगे। जमानत की शर्तें इतनी कड़ी हैं कि उनके लिए मुख्यमंत्री दफ्तर और सचिवालय जाना नामुमकिन सा है। फिर ऐसे में केजरीवाल क्या करेंगे? जाहिर है वो फाइल साइन नहीं कर सकते, दफ्तर नहीं जा सकते, पूरी तरह से एक मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर ही नहीं सकते। तो बची उनके लिए अब राजनीति। इसीलिए यह तय है कि केजरीवाल अब शुद्ध राजनीति करेंगे। जेल से निकलते ही इसकी एक झलक भी नजर आ गई। केजरीवाल ने अपनी रिहाई को साजिश पर सत्य की जीत करार किया। जाहिर है वो इस रिहाई को राजनीतिक रूप से भुनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे और इसकी पहली प्रयोगशाला बनेगा हरियाणा चुनाव, जहां कांग्रेस से गठबंधन टूटने के बाद आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। ऐसे में सवाल ये कि हरियाणा में उनके चुनाव प्रचार से किसे फायदा होगा? राजनीति के जानकारों के मुताबिक आम आदमी पार्टी बीजेपी विरोधी वोट को ही तोड़ेगी, जिसका नुकसान आगे जाके कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। अब सवाल ये कि क्या कांग्रेस ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन तोड़ के गलती तो नहीं कर दी? फिलहाल ये तो हरियाणा चुनाव के नतीजों से पता चलेगा। अभी एक मुद्दे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक साथ है, और वो है सीबीआई की सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई पर टिप्पणी, जिसे 11 साल बाद एक बार फिर देश की सबसे बड़ी अदालत ने पिंजरे में बंद तोता बताया है। फर्क बस इतना है कि पिछली बार कांग्रेस की गठबंधन सरकार थी और अब बीजेपी की गठबंधन सरकार। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। केजरीवाल छूट गए, केजरीवाल छूट गए। मालिक के कहने पे तोता जो बोले वो तोता सीबीआई को नहीं बनना चाहिए। बाज बन चुका है, भ्रष्टाचारियों को नोच रहा है, काट रहा है। इस पल के लिए अरविंद केजरीवाल बेकरार थे, आम आदमी पार्टी बेसब्र थी। ऐसे में जश्न लाजमी है, क्योंकि पूरे 156 दिन तिहाड़ जेल में गुजारने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री को रिहाई नसीब हुई। और ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। भारत माता की, भारत माता की। जमानत के बाद जेल से बाहर निकलने पर केजरीवाल ने चिर परिचित अंदाज में आम आदमी का शुक्रिया किया, केंद्र और केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाए। हालांकि केजरीवाल की यह जमानत सशर्त है। वो इस दौरान ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय जा पाएंगे, ना ही सरकारी फाइल पर साइन कर पाएंगे। शराब घोटाले पर कोई बयान भी नहीं देंगे। केजरीवाल किसी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे और जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे। लेकिन
लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को शराब नीति केस में जमानत मिली है। ऐसे में एक तरफ ढोल नगाड़े, नाच गाने, मुस्कान आंसू और मुंह मीठा कराने की रस्म अदायगी हुई, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले और खासकर सीबीआई के लिए तोते वाली टिप्पणी पर जबरदस्त सियासत भी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरट बना के रखा हुआ है। वो पिंजरे का तोता बनाया भ्रष्टाचारी कांग्रेस ने था कोलगेट स्कैम में, और सीबीआई पिंजरे का तोता नहीं, सह सम्मान कहता हूं, आज बाज बन चुका है, भ्रष्टाचारियों को नोच रहा है, काट रहा है, और इसीलिए भ्रष्टाचारियों को दर्द हो रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिहाई के बीच सीबीआई के लिए तोते वाला तंज एक बार फिर से सुर्खियों में है। इसकी वजह है केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। फैसले के वक्त जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा, ज्यादा दिन नहीं हुए जब इस अदालत ने सीबीआई को फटकार लगाई थी। इसकी तुलना पिंजरे में बंद तोते से की थी। यह जरूरी है कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करे, बल्कि धारणा तो एक आजाद तोते की होनी चाहिए। बस फिर क्या था, आम आदमी पार्टी ही नहीं, वो कांग्रेस भी सीबीआई के लिए पिंजरे में बंद तोते वाली टिप्पणी पर बीजेपी को घेरने लगी, जिसकी सरकार रहते पहली बार केंद्रीय जांच एजेंसी के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह टिप्पणी की थी। अब ऐसे तमाम लोग हैं जो बिना ट्रायल के इस देश के जेलों में सड़ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को उनकी शक्लें नहीं पसंद है। इसके बारे में क्या किया जाएगा? कोर्टों को भी एक नजीर बनानी चाहिए। तो ये काम तो कांग्रेस करती रही, ना केवल इन्होंने एजेंसीज को, जुडिशरी को इन्होंने भ्रष्ट किया है। जुडिशरी को इन्होंने अपने पार्टी की जो इनकी मानसिकता है, इनका ध्येय है, उसमें इस्तेमाल किया। तो कांग्रेस इस्तेमाल करती रही, भारतीय जनता पार्टी नहीं। सीबीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार सरकार के पालतू होने की बात कब कही, ये आपको दिखाएं। उससे पहले जरा अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत की राय भी देखिए। उन्होंने कहा, सीबीआई एक प्राथमिक जांच एजेंसी है, ऐसा कोई संकेत नहीं जाना चाहिए कि जांच ठीक से नहीं की गई। दरअसल केजरीवाल की जमानत पर दोनों जस्टिस के सुर एक जैसे थे, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी पर अलग अलग। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की 2 याचिकाएं थीं। पहली सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ, जिस पर अदालत ने अपने आदेश में गिरफ्तारी को नियमों के मुताबिक बताया, जबकि दूसरी याचिका सीबीआई केस में जमानत को लेकर थी, जिस पर दोनों जस्टिस ने एक राय में जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि बेल नियम है और जेल अपवाद। ऐसे में केजरीवाल की जमानत कानूनी कवायद का हिस्सा है। लेकिन इस मौके को आम आदमी पार्टी बीजेपी पर जीत के तौर पर मना रही है। खासकर विपक्षी गठबंधन तो सीबीआई के लिए पिंजरे में तोते वाले बयान को जमकर भुना रहा है। तमाचा पड़ा है ना, सिर्फ ईडी, आईटी, सीबीआई को नहीं, उनको भी पड़ा है जो ये स्कीम और प्लॉट करते हैं। तो एक संदेश तो साफ गया है, बाज आइए, क्योंकि कल को जब आप सत्ता में नहीं होंगे, ये एजेंसीज आपके दरवाजे पे भी दस्तक देगी। सत्ता जिसकी भी हो, सीबीआई पर सत्ताधारी के हथियार होने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि अगर सीबीआई सचमुच पिंजरे में बंद तोता है, तो क्या उसे कभी आजादी नसीब हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अरविंद केजरीवाल से पहले भी दिल्ली शराब नीति केस में 38 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। ऐसे में उन्हें भी जमानत मिलने की पूरी उम्मीद थी, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आज पूरी हो गई। इस बीच सीबीआई के लिए पिंजरे में बंद तोते वाली टिप्पणी पर राजनीतिक रस्साकशी भी खूब हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि जो लोग एक दिन पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर गणेश पूजा में प्रधानमंत्री के शामिल होने पर सुप्रीम कोर्ट की पवित्रता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे थे, कह रहे थे कि शायद चुपके से कोई डील की जा रही है, वो आज उसी सुप्रीम कोर्ट की वाहवाही क्यों कर रहे हैं? आज वो चुप क्यों है? अगर चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री की मुलाकात में कुछ गलत था,
तो फिर अरविंद केजरीवाल को जमानत कैसे मिल गई? विरोध का यह सिलेक्टिव अप्रोच गलत है। नेताओं और बुद्धिजीवियों को संवैधानिक संस्थाओं पर टिप्पणी करने से पहले लक्ष्मण रेखा को जरूर देख लेना चाहिए, वरना राजनीतिक फायदे के लिए शक की बीमारी एक महामारी भी बन सकती है। राजनीति में सीबीआई का ही नहीं, हर मुद्दे का इस्तेमाल अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से होता रहता है। अब इस आतिशबाजी को ही देख लीजिए, जिस पर खुद दिल्ली सरकार ने ही हाल में प्रतिबंध लगाया था। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल की जब रिहाई हुई तो यह बंदिश जश्न के शोर में कहीं पीछे ही छूट गई। जिस आतिशबाजी में दिल्ली वाले जेल तक चले जाते हैं, वो आतिशबाजी आज कौन छोड़ रहा था? अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ही लोग। परवाह देश की मैं अब बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं, जहां अवैध मस्जिद निर्माण का मुद्दा शहर शहर आक्रोश की शक्ल में बदल रहा है। शिमला से उठी अवैध मस्जिद वाली चिंगारी अब छोटी काशी यानी कि मंडी तक पहुंच चुकी है, जहां शिमला वाले गुस्से की अगली सीरीज देखने को मिली। सड़कों पर नाराज लोगों का सैलाब उमड़ा तो पुलिस ने उन्हें शांत करने के लिए शिमला की तरह ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। यानी मंडी में भी कहानी पुरानी है, बस तस्वीरें नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बीते 2 हफ्ते से अवैध मस्जिद के मुद्दे पर सड़क पर बवाल तो हो ही रहा है, सदन में भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी ही नहीं, खुद कांग्रेस सरकार के अंदर के मंत्री भी उठा रहे हैं, जिन्हें अब आला कमान ने खामोश रहने की हिदायत दी है। वैसे मुद्दा अवैध मस्जिद से ज्यादा अब गैर कानूनी निर्माण का है, जिसका एहसास अब मुस्लिम पक्ष को भी ऐसा लगता है कि हो चुका है। इसीलिए हिंदूवादी संगठनों के बोलने से पहले मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग खुद जाकर के उन्होंने सिफारिश की कि हम खुद मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को हटा देंगे। लेकिन हिंदूवादी संगठन है कि इसमें अवैध निर्माण के साथ साथ डेमोग्राफी में बदलाव का भी एंगल देख रहे हैं। ये मंजर शिमला से करीब 140 किलोमीटर दूर मंडी का है। मुद्दा यहाँ भी मस्जिद में अवैध निर्माण का है, जिसे मंडी वाले गिराना चाहते हैं। अपनी मांग को पूरा कराने की खातिर लोग सड़कों पर उतरे तो उन्हें रोकने के लिए पहले से मौजूद पुलिस वालों ने पानी की बौछार शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में टकराव हुआ तो विरोध में लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। दिलचस्प बात यह कि मस्जिद के जिस गैर कानूनी निर्माण को लेकर मंडी की सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक उसी वक्त मस्जिद पर नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। और इसी सुनवाई से एक बड़ी खबर आई कि 30 दिन के अंदर मस्जिद की अवैध 2 मंजिल को गिराना होगा। यह बड़ा आदेश नगर निगम आयुक्त एच राणा की ओर से जारी किया गया। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ कहा कि मस्जिद की पुरानी स्थिति को बहाल करना होगा। दरअसल मंडी में जेल रोड पर जो मस्जिद बनाई गई है वो 3 मंजिल की है, लेकिन आरोप है कि मस्जिद पर जो ऊपर की 2 मंजिल तैयार की गई वो गैर कानूनी है और इसके लिए किसी भी तरह की इजाजत नहीं ली गई। इसीलिए अब कोर्ट ने उसे तोड़ने का आदेश दिया है। बड़ी बात यह कि लोगों के आक्रोश और अवैध निर्माण की पोल खुलने पर अब मस्जिद कमेटी ने खुद ही गैर कानूनी हिस्से को गिराना शुरू कर दिया है। पहले इनका एरिया निकलता था, आज भी वही एरिया है। पहले भी निशान लगा हुआ था, यहाँ रेड कलर का मार्क लगा हुआ है, वही पीडब्ल्यूडी का निशान है, उसके बाद उनकी जगह है। तो ये दीवार आ रही है, तो उन्होंने कहा कि आपको ये दीवार गिरा देनी चाहिए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, अगर आप चाहते हैं गिराना तो गिरा दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि आपकी जगह है। हम पहले भी आपके साथ तैयार थे और आज भी आपके साथ तैयार हैं। हम प्रशासन का पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मंडी में जो आज हुआ वो 2 दिन पहले शिमला में हो चुका है। यहाँ संजौली मस्जिद में 3 मंजिल अवैध तरीके से बनाने का आरोप है।
हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद का मुद्दा धीरे धीरे डेमोग्राफी में बदलाव का एंगल ले रहा है। उत्तराखंड में भी ऐसी ही कहानी है। ऐसे में इन दिनों दोनों प्रदेशों में ही नहीं, केंद्र सरकार के लिए भी जल्द से जल्द डेमोग्राफी में बदलाव वाली शंका का समाधान जरूरी है। और शायद ये भी जरूरी है कि देवभूमि में पूरे प्रदेश में एक ऐसा ऑडिट, एक ऐसा मुआयना कराया जाए जिससे सच में पता चल जाए कि कितना अतिक्रमण हो रहा है और कितना इलीगल कंस्ट्रक्शन वहां किया जा रहा है। जब वक्त बदलता है तो अपनी पहचान छोड़ता है। पिछले 10 सालों में भारत का रुतबा और वक्त दोनों बदले हैं। पीएम मोदी की विदेश नीति ने विश्व पटल पर ना सिर्फ अपनी छाप छोड़ी है, बल्कि भारत की साख साल दर साल भी बढ़ती गई है। आज हालत ऐसी है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की पहल से युद्ध विराम का रास्ता तैयार होता दिख रहा है। इसी तरह गाजा इजराइल जंग में भी भारत इस्लामिक देशों से रास्ता निकालने के लिए कह चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बढ़ते दबदबे को चीन भी समझ चुका है, इसलिए दोनों देशों के रिश्ते में तनाव कम होता दिख रहा है। खबर आई है कि लद्दाख में 4 इलाकों से चीनी सेना पीछे हट चुकी है। बताया जा रहा है कि गलवान घाटी समेत 4 इलाकों से चीन ने अपने सैनिकों को पीछे खींच लिया है। मॉस्को दौरे पर गए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और चीन के विदेश मंत्री के वांग यी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस उच्च स्तरीय वार्ता के बाद चीन ने सेना पीछे हटने का फैसला लिया है। इसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने बयान जारी किया कि भारत चीन सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है। चीन के इस कदम से भारत और चीन के रिश्तों में सुधार तो आएगा, साथ ही कारोबार भी बढ़ेगा। यह पीएम मोदी की विदेश नीति की एक बड़ी कामयाबी है। अब पूरी दुनिया को उम्मीद है कि भारत की पहल से रूस यूक्रेन युद्ध भी रुक सकता है, क्योंकि भारत ही पहला देश है जिसने रूस और यूक्रेन को अगला युद्ध विराम पर सहमत होने के लिए वार्ता की है। जिस वक्त दुनिया में 2 ऐसे भीषण युद्ध से तबाही का जलजला आया हुआ है, जिस वक्त में दुनिया में 2 गुट बनते जा रहे हैं, यूरोप कोल्ड वॉर जैसे दौर में घिरता जा रहा है और धधकता अरब कभी भी एटमी विस्फोट की दहलीज तक पहुंच सकता है। जब दुनिया के शक्तिशाली देश हथियारों की होड़ में भिड़ रहे हैं, शांति का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, उसी वक्त में भारत ने एक उम्मीद जगाई है। पीएम मोदी की विदेश नीति में शांति सर्वप्रथम का संदेश दिया है, जिसे अब हर मंच पर न सिर्फ अहमियत मिल रही है, बल्कि उस रास्ते पर चलने के लिए कई देश भारत के साथ आगे बढ़ने को भी तैयार है। अब दुनिया के हर मंच पर भारत की भागीदारी और राय को सबसे अहम माना जाने लगा है। भारत दुनिया की 2 सबसे बड़ी समस्या यूक्रेन युद्ध और इजराइल गाजा जंग रुकवाने में सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। पीएम मोदी की विदेश नीति का डंका पूरे विश्व में बजने लगा है और यह बदलाव पिछले 10 सालों में बेहद तेजी से हुआ है। अगर गौर किया जाए तो 4 महीने में पीएम मोदी के विदेशी दौरे इन्हीं 2 समस्याओं पर केंद्रित हैं, रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल गाजा युद्ध। जुलाई में पीएम मोदी रूस गए थे। वहां रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और युद्ध विराम पर चर्चा की। अगस्त में पीएम मोदी यूक्रेन गए थे। वहां यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और युद्ध विराम पर आगे बढ़ने के लिए कहा। अब इसी महीने सितंबर में पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, जहां अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से दोनों ही समस्याओं का हल निकालने पर चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा अक्टूबर में रूस में होने जा रही ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी पुतिन और शी जिनपिंग से मिलेंगे। वहां इस मुद्दे पर खास चर्चा हो सकती है। यानी 4 महीनों में 4 ऐसे नेताओं से पीएम मोदी की मुलाकात है जिनकी युद्ध विराम में अहम भूमिका हो सकती है। लेकिन इन सबको साथ लाकर सहमति कराने में पीएम मोदी की भूमिका सबसे खास रहने वाली है। हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो चेंज आया पिछले 10 वर्षों में, जिसके जरिए हमने अपने विचार
कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया के हर फोरम पे रखने शुरू करे, क्लैरिटी के साथ, और उधर हमारा बढ़ता हुआ वजन ड्यू टू आवर इकोनॉमी, हमारी इनोवेशन, हमारे देश की अचीवमेंट्स, तो इन दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन हुआ, इसके चलते आज की दुनिया भारत के विचारों को बहुत ही सीरियसली, गंभीरता से लेती है, क्योंकि हम पीएम मोदी की कूटनीति का वैश्विक मंत्र है, दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध नीति पर चलना चाहिए, तभी जाकर शांति स्थापित हो पाएगी। कई मौकों पर पीएम मोदी ने दुनिया के बड़े नेताओं के सामने अपने विजन को रखा, जिस पर सभी ने एक सुर में सहमति जताई। हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं, और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। अब स्थिति यह है कि अगर युद्ध विराम पर चर्चा होगी तो भारत की भूमिका सबसे अहम रहने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर भारत का कद और साख दोनों बढ़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध को लेकर के जिस तरह का माहौल बन रहा है, उससे लग रहा है कि अगर शांति की कोशिश जल्द नहीं की गई तो दो फ्रंट के अलावा कई और मोर्चे भी खुल सकते हैं। खास तौर से इंडो पैसिफिक में चीन और अमेरिका भिड़ सकते हैं, क्योंकि चीन और रूस साथ है। उधर मिडिल ईस्ट में ईरान को रूस का साथ भी मिल रहा है, जबकि पुतिन और किम जोंग की दोस्ती भी अमेरिका की परेशानी बढ़ा रही है। यानी इस गठबंधन का नेटो से टकराव बढ़ सकता है। लेकिन इस बीच भारत से उम्मीद है कि वो युद्ध और इस तरह की तनातनी रोकने से पहले मैं कुछ पहल कर सकता है। इसके पीछे वजह है कि भारत के संबंध दोनों ही खेमों के देशों से अच्छे हैं। भारत की विदेश नीति की सराहना लगातार शक्तिशाली देश भी करते रहे हैं। पिछले 10 साल में पीएम मोदी ने 79 विदेश दौरे किए, जिसमें कुल 70 देशों की यात्रा उन्होंने की है। पिछले 10 साल में पीएम मोदी 7 बार अमेरिका जा चुके हैं और 8वीं बार इसी महीने अमेरिका दौरे पर वो जा रहे हैं। पिछले 10 साल में पीएम मोदी और पुतिन में 16 मुलाकात हो चुकी हैं, जिनमें 2 बार रूस यूक्रेन युद्ध रोकने की बात हुई है। इसके अलावा 10 साल में चीन के प्रेसिडेंट जिनपिंग से 19 मुलाकात पीएम मोदी कर चुके हैं। हर दौरे पर पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत होता है और उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती गई है। साथ ही विदेश नीति से भारत का कद लगातार बढ़ा है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी दिख रहा है। दुनिया में मचे घमासान पर भारत लगातार चिंता जताता रहा है। भारत के प्रधानमंत्री भी ब्रिक्स से लेकर विदेशी दौरों पर शांति के प्रयासों का जिक्र करते हैं, तो भारत के विदेश मंत्री भी पीएम मोदी का विजन बताते हैं। 3 देशों के 6 दिन के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर जब सऊदी अरब पहुंचे थे तो वहां इजराइल गाजा युद्ध पर चिंता जाहिर की। साथ ही इसके बाद जब जर्मनी पहुंचे तो वहां रूस यूक्रेन युद्ध विराम का फॉर्मूला दिया। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स ने काफी सराहना की। एक तरफ जर्मनी में भारत के विदेश मंत्री युद्ध रुकवाने का फॉर्मूला देते हैं, वहीं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मॉस्को जाकर पुतिन से मुलाकात करते हैं, और ये सब पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से ठीक पहले हो रहा है। यानी भारत हर स्तर पर कोशिश कर रहा है कि रूस यूक्रेन में युद्ध रुके। जिस वक्त पुतिन ने अजित डोभाल से मुलाकात की तो पुतिन ने पीएम मोदी को अच्छा मित्र बताते हुए युद्ध विराम पर चर्चा की सहमति भी दी। प्रेसिडेंट पुतिन से अजित डोभाल ने कहा था कि पीएम मोदी यूक्रेन में हुई बातचीत की चर्चा के लिए उत्सुक है, जिस पर प्रेसिडेंट पुतिन ने पीएम मोदी से मिलने की उत्सुकता जाहिर की। दरअसल यही भारत रूस के संबंधों की गर्मजोशी है, जिसमें एक दूसरे के लिए सम्मान और सहमति साफ दिखती है। दरअसल यह इशारा था कि पुतिन भी युद्ध विराम पर चर्चा के लिए तैयार हो सकते हैं, बशर्ते उसमें भारत का रोल सबसे अहम हो। इसी तरह का भरोसा ज़ेलेंस्की ने भी दिया था। अब हम अमेरिका से भी अच्छे रिश्ते बढ़ा रहे हैं, इधर हम रशिया से भी अच्छे रिश्ते बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर हमारे इजराइल से भी अच्छे रिश्ते हैं, उधर हमारे पैलेस्टाइन से भी अच्छे रिश्ते हैं। तो हम मल्टी अलाइंड हो रहे हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी में। हम किसी एक गुट में नहीं है और हम किसी गुट के कहने पर एक तरफ या दूसरे नहीं जाते। हम अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हमें दिखते हैं उनको अचीव करने के लिए जो पार्टनरशिप्स बनानी है, हम उनको बनाने पर एंगेज्ड हैं।
मॉस्को दौरे के दौरान अजित डोभाल की चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक और सुरक्षा फ्रंट को लेकर लंबी चर्चा हुई। लेकिन खास बात यह रही कि संबंधों में नरमी के अलावा कई मुद्दों पर सहमति दिखाई दी। इस मुलाकात से इस बात का संकेत जरूर मिला कि भारत और चीन के बीच कुछ बड़ा होने वाला है, यानी कुछ अच्छी खबर आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। भारत और चीन के रिश्तों में जमी बर्फ पिघल रही है। इसका असर भारत चीन के कारोबार पर भी पड़ेगा, यानी संबंध सुधरने से कारोबार बढ़ेगा। भारत चीन के कारोबारी रिश्ते की बात करें तो 2015 से 2022 तक दोनों देशों के बीच व्यापार में करीब 90% की वृद्धि हुई है। दोनों के बीच औसतन सालाना वृद्धि कारोबारी दर करीब 12.87% रहती है। साल 2022 में सबसे ज्यादा कारोबार में वृद्धि हुई। 2022 में दोनों देशों के बीच कारोबार $100 बिलियन से भी ज्यादा पहुंच गया। ऐसा 2 बार हो चुका है जब कारोबार $100 बिलियन पार कर चुका है। जाहिर है दोनों देशों के रिश्ते सुधरेंगे तो व्यापार बढ़ेगा। भारत की विदेश नीति की यही कामयाबी है। इसके अलावा इस्लामिक देशों में भी भारत का रुतबा और कद दोनों बढ़े हैं। जिस वक्त भारत के NSA डोभाल और चीन के विदेश मंत्री की मुलाकात मॉस्को में हुई, तब तय हुआ कि दोनों देश साथ मिलकर LAC पर टकराव वाली जगहों पर तनाव कम करने के लिए साथ काम करेंगे। उसके कुछ देर बाद स्विट्जरलैंड दौरे पर गए विदेश मंत्री S जयशंकर की तरफ से भी बयान आए। सीमा पर बढ़ते सैन्यीकरण का मुद्दा अभी भी गंभीर है, लेकिन चीन से भारत के 75% विवाद सुलझ गए हैं। अगर सीमा विवाद का समाधान हो जाता है तो भारत चीन संबंधों में सुधार संभव है। जिनेवा सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी में बात करते हुए जयशंकर ने यह बयान दिया, जिसका सीधा संकेत है कि दोनों देशों के बीच चल रही तनातनी पर विराम लग सकता है। दरअसल चीन यह समझ रहा है कि भारत अब महाशक्ति बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में भारत से संबंध खराब करके चीन को नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि भारत से रिश्ते खत्म होने पर चीन को जबरदस्त आर्थिक नुकसान हो सकता है। न सिर्फ चीन बल्कि इस्लामिक देश भी भारत के बढ़ती साख को दरकिनार नहीं कर सकते। इसलिए भारत की राय को अहमियत दी जा रही है और इसका असर तब दिखता है जब PM मोदी इस्लामिक देशों के दौरे पर जाते हैं तो उन्हें सम्मान से नवाजा जाता है। 25 जून 2023 मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल। अगस्त 2019 बहरीन का सर्वोच्च सम्मान किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंध मजबूत करने के लिए मिला। अगस्त 2019 UAE का राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद दोनों देशों के बीच दोस्ती मजबूत करने के लिए दिया गया। जून 2019 मालदीव का सर्वोच्च सम्मान निशान इज्जुद्दीन। इसके अलावा पिछले 10 सालों में कई और सम्मान PM मोदी को मिले हैं। अब इसके पीछे उनकी विदेश नीति है, जिससे पिछले 10 सालों में पाकिस्तान की हर वो साजिश फेल हुई जिसमें PM मोदी के खिलाफ इस्लामिक देशों को भड़काने की कोशिश की गई। उल्टा असर यह हुआ कि इस्लामिक देशों में PM मोदी की स्वीकार्यता में साल दर साल इजाफा होता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।